बजट में क्या मिलेगा, नरेंद्र मोदी क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसकी चर्चा तो बहुत पहले से चल रही है। हमने पाठशाला में भी आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी से मिडिल क्लास को बहुत उम्मीद है इस बार बॉस, कि कम से कम टैक्स में कुछ राहत तो दे दीजिए सर। और उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी इस बार जरूर कुछ सोचे, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो इसमें मिडिल क्लास को लगता है कि उसे भी कुछ राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि टैक्स का दर्द मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। टैक्स वाले इस दर्द को हमने पाठशाला के जरिए मोदी सरकार तक पहुंचाया था, आपको याद होगा। हमने पाठशाला में विस्तार से आपको टैक्स पर चैप्टर दिखाया था, क्या कर सकती है मोदी सरकार, क्या उन्हें देखना चाहिए मिडिल क्लास के दर्द को, ये सारी बातें की थी जो बड़ी वायरल भी हुई थी। और सहयोग की बात देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर सबके मन में लड्डू फूटना शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट से ठीक पहले बता दिया कि किस पर कृपा बरसने वाली है और किस पर क्रोध होगा। क्रोध की बात तो आज पीएम मोदी ने बता ही दी जब उन्होंने उस डीप स्टेट की क्लास लगा दी, जिस डीप स्टेट को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता भारत बहुत चुभ रहा था। ये डीप स्टेट, ये इकोसिस्टम हमेशा इस ताक में रहता है कि भारत के साथ कोई ना कोई साजिश की जाए। इस डीप स्टेट के दम पर भारत में भी मोदी विरोधी बड़े उछल रहे थे। पीएम मोदी ने आज इसी डीप स्टेट की चिंगारी को कैसे ठंडा किया उसका चैप्टर भी खोलूंगा, उसमें ट्रंप का क्या योगदान है यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले बजट की बात। आप पीएम मोदी को सुनिए, उन्होंने जो मिडिल क्लास का नाम लेकर कहा है, फिर बताऊंगा कि बजट में होने क्या वाला है और मिडिल क्लास को क्या राहत मिल सकती है। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। अब प्रधानमंत्री कई बार खुद ही कह चुके हैं कि वो जो करने वाले होते हैं उसका हिंट वो पहले ही दे देते हैं। इसलिए पब्लिक को लग रहा है कि उन्होंने गरीब और मिडिल क्लास पर मां लक्ष्मी की कृपा विशेष तौर पर बनी रहे, ये कहकर बहुत बड़ा संकेत दे दिया। बजट से ठीक पहले पीएम मोदी ने गरीब और मिडिल क्लास पर मां लक्ष्मी की कृपा की बात की, और यह सबको पता है कि मां लक्ष्मी की कृपा से समृद्धि और धन की वर्षा होती है। इसलिए पीएम मोदी के बयान का सीधा मतलब अभी तो यही निकाला जा रहा है कि बजट से गरीब और मिडिल क्लास की जेब भरने वाली, और यह तभी हो सकता है जब मोदी सरकार टैक्स में कटौती करे, जिससे मिडिल क्लास की जेब पहले से ज्यादा भरी रहे। हमने कुछ दिन पहले ही आपको पाठशाला में बताया था कि इस बजट से मिडिल क्लास की उम्मीदें क्या हैं। जैसे मिडिल क्लास को उम्मीद है कि भाई न्यू टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया जाए, अभी यह 7 लाख की लिमिट है। दूसरा कि 18 से 20 लाख की इनकम पर टैक्स रेट को कम कर 20% किया जाए, अभी 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% टैक्स लग जाता है। तीसरा, न्यू टैक्स रिजीम में 30% टैक्स स्लैब को 15 लाख की इनकम से बढ़ाकर 20 लाख से ज्यादा की इनकम पर लागू कर दिया जाए। अब जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या उसका मतलब यही है कि इनमें से कुछ कुछ हो सकता है या सब हो सकता है? क्या उसके लिए जमीन तैयार है? आज आपको यह भी बताऊं। कल का बजट पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होने वाला है, और बजट से मिडिल क्लास का खास ख्याल रखा जाएगा। इसके संकेत आज सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिए, बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने भाषण में इसका संकेत दिया। मतलब डबल संकेत आया है बॉस। राष्ट्रपति ने क्या कहा वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि मिडिल क्लास के पास बजट से उम्मीदों की कौन सी लंबी लिस्ट है। भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है, बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। यानी मन में पहला लड्डू फूटा जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिडिल क्लास और गरीबों पर मां लक्ष्मी की कृपा विशेष बनी रहे।
दूसरा लड्डू फूटा जब राष्ट्रपति ने कह दिया कि देश तभी आगे तेजी से बढ़ेगा जब मिडिल क्लास बड़े सपने देखेगा और वो सपने पूरे कर पाएगा। सपने तो तभी पूरे कर पाएगा जब जेब में लक्ष्मी जी होंगी। लक्ष्मी जी तभी होंगी जब टैक्स थोड़ा कम होगा। तो क्या ये डबल संकेत हैं कि बजट में मिडिल क्लास को राहत मिलने वाली है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में बहुत अहम बात बोली। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मध्यम वर्ग के योगदान को मानती है, उसकी सराहना करती है। लेकिन अब मिडिल क्लास कह रहा है कि यह तारीफ तो ठीक है, लेकिन कुछ राहत भी तो दीजिए। मिडिल क्लास ये राहत इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसने टैक्स पर जरूरत से ज्यादा भार उठाया हुआ है। आप देखिए कि साल 2013-14 में इंडिविजुअल टैक्स पेयर थे 1,66,00,000, मतलब जो लोग टैक्स भरते थे। ये वो टैक्स पेयर्स हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं तो जीरो टैक्स नहीं दिखाते हैं। इनकी संख्या साल 2023-24 में बढ़कर 2,81,00,000 पहुंच गई। यानी पिछले 10 साल में 1,15,00,000 इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई। टैक्स फाइल करने वाले तो और बढ़े हैं, वो 8, 9, 10 करोड़ पहुंच गए, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग जो है वो जीरो रिटर्न फाइल करते हैं। जो टैक्स देते हैं उनकी संख्या बढ़ी। अब आप कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को देखिए। साल 2019-20 में कुल कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन हुआ था 5.56 लाख करोड़ रुपए। साल 2024-25 में यह 10 लाख करोड़ के पार चला गया। यानी 5 साल में कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन, यानी जो कंपनियों से टैक्स सरकार ने वसूला, वो 83% बढ़ गया। लेकिन इसी दौरान आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का हाल देखिए। साल 2019-20 में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ने कुल इनकम टैक्स भरा था 4,92,000 करोड़ रुपए, जो अब बढ़कर 11,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी 5 साल में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का इनकम टैक्स कलेक्शन 141% बढ़ गया बॉस। 5 साल में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ने कॉर्पोरेट टैक्स से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा इनकम टैक्स भरा है। यानी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की संख्या भी बढ़ी, उन्होंने ज्यादा टैक्स भी भरा, लेकिन सवाल है कि उनको रिटर्न में क्या मिला। यह भी दिखाता हूं आपको। देखिए, पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक साल 2020 से साल 2023 के बीच कॉर्पोरेट प्रॉफिट 4 गुना बढ़ गया। लेकिन जिस रफ्तार से कंपनियों ने पैसा कमाया, प्रॉफिट बढ़ा उनका, उस रफ्तार से मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ाई उन कंपनियों ने। फिक्की क्वेस्ट कॉर्प की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 6 सेक्टर में साल 2019 से 2023 के बीच कर्मचारियों की जो एनुअल वेज ग्रोथ रेट थी वो 0.8% से लेकर 5.4% रही बस। मतलब बहुत कंपनी पैसा कमाई तो 5-5.5% का आपको इंक्रीमेंट दे दिया, इससे ज्यादा नहीं दी। यानी इन 6 सेक्टर में सबसे ज्यादा सैलरी हाई होने का रेट अगर रहा तो 5.4%, वो भी साल 2019 से 2023 के बीच औसतन महंगाई दर 5.7% से भी कम है। यानी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी उस हिसाब से कंपनियों ने सैलरी नहीं बढ़ाई बॉस। और यह सरकार कंपनियों को राहत दी कि आप अगर पैसा बचाइएगा तो ज्यादा नौकरी दीजिएगा, ज्यादा लोगों की सैलरी बढ़ाइएगा, वो ज्यादा कमाएगा तो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, आप भी देश में पैसा लगा पाइएगा। लेकिन कंपनियों ने जो किया भैया, उन्होंने तो झोल कर दिया, खुद मोटा माल कमा लिया, और सैलरी बढ़ाने की बारी आई तो कहा कि तुम काम ही क्या करते हो, बस हटो यहां से, लो 5% लो जाओ। अब आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि भारत की जीडीपी में 60% की हिस्सेदारी प्राइवेट कंजम्पशन की है बॉस। वैसे तो मिडिल क्लास की आम बजट से उम्मीदों की एक लंबी लिस्ट है, जैसे इनकम टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए, ये लोगों को लगता है। 80C में निवेश पर टैक्स की छूट को 2.5 लाख किया जाए। अभी 1.5 लाख तक के निवेश पर छूट मिलती है और ये काफी समय से बदली नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाया जाए। अभी न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कहा जा रहा है कि इसको लेकर डिमांड है कि भैया इसको कम से कम 1 लाख तो कीजिए। होम लोन पर ब्याज छूट की लिमिट 2 लाख है। आम आदमी कहता है कि कम से कम 3 लाख तो कीजिए बॉस। इसके अलावा टैक्स पेयर्स की यह भी मांग है कि HRA में के तहत मिलने वाली छूट को न्यू टैक्स रिजीम में भी जोड़ा जाए। GST की व्यवस्था को और आसान बनाया जाए। मौजूदा स्टैंप ड्यूटी की दरों को थोड़ा कम किया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीजों से GST हटना चाहिए। अब लोगों को उम्मीद जगी जब PM कह रहे हैं कि भाई मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिडिल क्लास पे बरसे, तो वो लग रहा है कि बॉस इस बार तो लग रहा है कुछ मिलेगा। कल जो बजट आएगा वो ऐसे मौके पर आ रहा है जब दिल्ली में चुनाव चल रहा है। 1 फरवरी को बजट आएगा, 5 फरवरी को वोटिंग है।
बजट से कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास का मुद्दा उठाया था। केजरीवाल जी भी लग रहा है पाठशाला देखते हैं। हमने यहां पाठशाला में चैप्टर पे चैप्टर खोले टैक्स पे, उधर केजरीवाल जी ने मुद्दा पकड़ लिया। अच्छा, पीएम मोदी के सामने मिडिल क्लास से जुड़ी अरविंद केजरीवाल ने 7 मांगे रख दी थी, जो हमने पाठशाला में बताया था। कमोबेश वही मांग उठा के वहां उन्होंने लगा दी। अब अरविंद केजरीवाल ये कहकर पीएम मोदी को घेर रहे हैं कि वो बजट में ये ऐलान कर दें कि अरबपतियों के कर्जे माफ नहीं किए जाए। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी बजट में महिलाओं के लिए क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं। वो तो मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ऐलान करें कि देश के अरबपतियों के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। कल बजट आ रहा है, प्रधानमंत्री जी ऐलान करें तो देश का मिडिल क्लास बहुत खुश होगा। अगर आप देश में के अरबपतियों के कर्जे माफ करना बंद कर दें तो देश में जितने टैक्स हैं, जीएसटी और इनकम टैक्स खासकर, इसका दर आधी की जा सकती है। ये मैंने पूरी कैलकुलेशन की है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, अरबपति लोग हैं, उनका जो कर्जा है वो माफ नहीं होना चाहिए। भाई, एक तो कर्जा माफ सरकार नहीं करती, वो बैंक्स वगैरह करती है। और अरविंद केजरीवाल ये नहीं बता रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी सरकार जो बिल लेकर आई, ऐसे लोगों को पकड़ने का, जो पैसा दबा के बैठ जाते थे, कहते थे हमारे पास तो पैसा नहीं, कंपनी डूब गई, ऐसे लोगों से राइट ऑफ करके उनका लोन, मतलब अलग अकाउंट में डाल के, अब फिर उनके पीछे लग के कि लाओ पैसा, कैसे नहीं दोगे जी, 10 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा वसूला गया। मिडिल क्लास बजट से इसलिए भी उम्मीद लगाए बैठा है क्योंकि आज आर्थिक सर्वे आया है, उसमें देश की आर्थिक हालत बढ़िया दिख रही है। सुनिए क्या जमीन तैयार है। आर्थिक सर्वे में अनुमान है कि 2025-26 में अर्थव्यवस्था 6.3% से 6.8% के बीच की रफ्तार से बढ़ेगी। सर्वे में कहा गया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अगले 1 से 2 दशक तक 8% की दर से आर्थिक विकास करना होगा। इस टारगेट को हासिल करने के लिए भी मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा देना होगा, जिससे वो ज्यादा खर्च करेगा और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। आर्थिक सर्वे में महंगाई के कम होने का जिक्र है। साल 2024 में अप्रैल से दिसंबर के बीच रिटेल महंगाई 4.9% रही। चौथी तिमाही में महंगाई में और कमी होने का अनुमान है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि लेबर मार्केट के हालात 7 साल में बेहतर हुए हैं। साल 2024-25 में बेरोजगारी दर गिरकर 3.2% पर आ गई है। ईपीएफओ में नेट पेरोल पिछले 6 साल में दोगुना हुआ है, जो संगठित क्षेत्र में रोजगार का अच्छा संकेत है। यानी सीधा हिसाब यह है कि देश विकास तो करेगा, अर्थव्यवस्था रॉकेट की गति से उड़ रही है, लेकिन अगर उसको और गति देनी, उसको जो अभी जिस कक्षा में घूम रही है उससे और ऊपर ले जाना है, तो भैया पंप मारना ना पड़ेगा। तो पंप कैसे मराएगा? आम आदमी को पैसा दीजिए। इतना टैक्स लगाइएगा तो आदमी दबा के बैठ जाता है पैसा कि अरे पैसा बच ही नहीं रहा, क्या खर्चा करेंगे। तो टैक्स में छूट मिलेगी, पॉकेट में पैसा आएगा, आम आदमी पैसा खर्चा करेगा, इधर उधर सामान खरीदेगा, घूमने जाएगा, कुछ ना कुछ खरीदारी करेगा और तेजी से अर्थव्यवस्था भागेगी। तो दोनों का फायदा है, सरकार का भी, आम आदमी का भी। पीएम मोदी ये बात पहले ही कह चुके हैं कि उनके लिए गरीब, महिला, युवा और किसान की सबसे बड़ी जाति है। बजट में इस वर्ग का खास ख्याल रखा जाएगा। पीएम मोदी ने आज इसके भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए इस सत्र में अहम फैसले लिए जाएंगे। एक बार पीएम को सुनिए, फिर बताता हूं कि पीएम मोदी ने कैसे आज डीप स्टेट और उसके इकोसिस्टम के भी तोते उड़ा दिए। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। आचार संहिता की वजह से बजट में दिल्ली को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा, लेकिन महिलाओं को लेकर जो बड़े फैसलों की बात पीएम मोदी कर रहे हैं, उसका सीधा असर दिल्ली के चुनाव पर पड़ सकता है।
क्योंकि अभी दिल्ली का चुनाव महिला वोटर्स पर टिका है। दिल्ली के चुनाव में और क्या क्या हो रहा है उसकी बात आगे थोड़ी देर में करूंगा। फिलहाल पीएम मोदी के उस बयान की बात जिससे अमेरिका में बैठे डीप स्टेट और भारत में डीप स्टेट के जो खिलाड़ी बैठे रहते हैं, कि उधर से पर्ची आई और इधर आग लगाना शुरू, उनकी नींद उड़ी हुई। आज बजट सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि साल 2014 के बाद यह पहला मौका है जब किसी संसद सत्र से पहले विदेश से कोई चिंगारी नहीं भड़की, कोई रिपोर्ट नहीं आई। पीएम मोदी ने क्या कहा है सुनिए, इसके बड़े मायने हैं। फिर आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी ट्रंप का असर दिख रहा है जिस वजह से ये हो रहा है, और कैसे एक पैटर्न बन गया था, कैसे विदेश से रिपोर्ट आती थी और यहां जो है पिन मारा, बम मारा और उड़ा दिया, वैसा हिसाब रहता था। लेकिन एक बार पहले पीएम को सुनिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बात कह रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस विदेशी चिंगारी का जिक्र किया उसका संसद सत्र से क्या कनेक्शन है, आपको वो भी याद दिलाता हूं। क्योंकि जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होता था या कोई इलेक्शन आने वाला होता था, तभी कभी अडानी का मामला आ जाएगा, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी, एक पैटर्न दिखता था। और हमने पाठशाला में इस पैटर्न के बारे में आपको विस्तार से समझाया था कि भाई जैसे 24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, 31 जनवरी से बजट सत्र था, संसद में हंगामा हुआ। पिछले साल भी यही हुआ, 21 नवंबर को अमेरिका में अडानी का नया मामला आया, 25 नवंबर से विंटर सेशन था। 10 अगस्त 2024 हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई, 5 सितंबर 2024 को हरियाणा चुनाव के नोटिफिकेशन थे, चुनाव के पहले माहौल बना। मतलब बार बार ऐसा दिखता था, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ रही है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन इस बार यह प्रयोग काम नहीं आया। बजट सत्र से पहले इस बार कोई हो हल्ला हुआ ही नहीं, कोई रिपोर्ट आई ही नहीं। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका में पीएम मोदी के दोस्त ट्रंप की सरकार आ गई और भैया डोनाल्ड ट्रंप ने वहां धुआं धुआं कर रखा। पीएम मोदी और ट्रंप दोनों ही डीप स्टेट के खिलाफ हैं। दोनों की जोड़ी के आने से पहले ही डीप स्टेट ने अपनी दुकान समेट ली कि अब तो नहीं चलेगा बॉस, लपेटो चलो जहां से चलते। ट्रंप के शपथ लेने से 5 दिन पहले ही अडानी पर रिपोर्ट जारी करने वाली हिंडनबर्ग कंपनी बंद हो गई। ट्रंप के शपथ लेने से 15 दिन पहले ही खालिस्तानियों का समर्थन करने वाले कनाडा के पीएम रहे जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी चली गई। ये तो वो विदेशी चिंगारी है जो मोदी ट्रंप के आने से पहले ही बुझ गई। जो बच गए हैं उनका नंबर भी जल्द आने वाला है, उनकी फाइल भी जल्द खुलने वाली है। और इसमें पहला नंबर डीप स्टेट का है जो अमेरिका में ट्रंप और भारत में पीएम मोदी के खिलाफ साजिशें रचता है। दूसरा नंबर बांग्लादेश का है जो डीप स्टेट के इशारे पर भारत से पंगे लेता है। तीसरा नंबर उस जॉर्ज सोरोस का है जो पर्दे के पीछे पीएम मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए जबरदस्त फंडिंग करता है। भाई क्या एक पैर कब्र में है, लेकिन लक्षण नहीं सुधर रहे हैं इस जॉर्ज सोरोस के। चौथा नंबर उस मोदी विरोधी ताकतों का है जो भारत के चुनाव में दखल देकर मोदी को हराने की साजिश में लगे थे। 5वां नंबर उस डीप स्टेट का है जो अमेरिका में भारत के उद्योगपतियों को टारगेट कर रहा था। इस डीप स्टेट से की खाट खड़ी करने के लिए ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस की कमान तुलसी गबार्ड को दी गई है। तुलसी गबार्ड हिंदू धर्म में काफी आस्था रखती हैं। तुलसी गबार्ड को अमेरिका में डीप स्टेट के खिलाफ लड़ने वाली योद्धा माना जाता है। यानी अब डीप स्टेट के पास अपनी दुकान बंद करने और बिल में दुबकने के अलावा और कोई चारा दिख नहीं रहा। पीएम मोदी ने डीप स्टेट के बहाने उन लोगों की भी क्लास लगाई जो भारत में उसकी ब्रांच खोलकर बैठे। पीएम मोदी का इशारा राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ था। पीएम मोदी के हमले पर प्रियंका वाड्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि पीएम मोदी के पास कुछ कहने को ही नहीं। सुनिए प्रियंका वाड्रा को, फिर बताऊंगा कि आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी कैसे नई कंट्रोवर्सी में फंस गए।
तो कुछ तो कहना ही है उन्हें, जी। तो ये सब कहेंगे। तो आपको लगता है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है क्या? वो हमेशा यही करते हैं, जनता की जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की। आज संसद में जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, लेकिन जब इस अभिभाषण पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से रिएक्शन लिया गया, तो जवाब में सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के लिए पुअर लेडी शब्द का इस्तेमाल किया और राहुल गांधी ने उनके भाषण को बोरिंग कह दिया। एक बार सुनिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने क्या कहा है, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी ने कैसे गांधी परिवार को जवाब दिया है। बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak for him. संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के कामकाज का लेखा जोखा होता है, इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष की आलोचना कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिस तरह की भाषा में जवाब दिया, वो भाषा राष्ट्रपति के लिए सही नहीं कही जा रही। राहुल गांधी कहने लगे कि भाषण बोरिंग था। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण में एंटरटेनमेंट तलाशते हैं क्या? यही वजह है कि आज पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव में प्रचार के दौरान गांधी परिवार के बयान पर आपत्ति जताई। पीएम मोदी ने क्या कहा, सुनिए, फिर बताता हूं कैसे प्रियंका वाड्रा फिर अपनी मां सोनिया गांधी के बचाव में उतरी। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। आज हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का यह मुद्दा तूल पकड़ा तो कांग्रेस बचाव में कहने लगी कि सोनिया गांधी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रही, उनका अपमान नहीं कर रही। कांग्रेस की सफाई से सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की आशंका उठी है क्या? जवाब है नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि क्या यह बात किसी को पचेगी कि सोनिया गांधी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो रही थी? हालांकि डैमेज कंट्रोल में प्रियंका वाड्रा ने भी यही तर्क दिया। एक बार उनको भी सुनिए। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects, in fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. And it's pretty clear that she means no disrespect. हालांकि हर संसद सत्र से पहले यही होता है, विपक्ष हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर हंगामे पर उतर आता है। पहले दिन से बवाल काटने लगता है, लेकिन इस बार तो पासा ही उल्टा पड़ गया। कहां तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर उन्हें घेरने की संजीवनी ढूंढ रही थी, लेकिन सोनिया गांधी के बयान पर खुद कांग्रेस फंस गई। खैर, कल बजट में क्या होगा ये तो आपको बताएंगे। नवभारत पर पूरा बजट लाइव सुनिएगा हिंदी में। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास। दिल्ली में वोटिंग से पहले केजरीवाल के घर में आग क्यों लगी? वोटिंग से 4 दिन पहले अब केजरीवाल ने कौन सा नया फॉर्म भरवाना शुरू किया है? पीएम मोदी की दिल्ली के वोटर्स को वो चेतावनी जो पूरा चुनाव पलट देगी क्या? अब इसका चल। दिल्ली में वोटिंग में मात्र 4 दिन बचे और आम आदमी पार्टी में कोहराम मचा है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है बॉस।
आम आदमी पार्टी छोड़ दी वोटिंग से ठीक पहले। केजरीवाल के घर में यह आग क्यों लगी? 7 विधायक क्यों एक साथ घर छोड़कर चले गए? आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ दी? इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि एक तरफ केजरीवाल के विधायक पार्टी छोड़ रहे थे और दूसरी तरफ केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के घर घर जाकर एक नया फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने आज बचत पत्र योजना लॉन्च की है। यह योजना क्या है और इसके जरिए केजरीवाल कैसे बीजेपी को लपेट रहे हैं, यह भी आज आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली के वोटर्स को एक चेतावनी दी। वो पूरा चुनाव पलट सकती है। मोदी ने कहा कि अगर दिल्ली में आपदा वाले रहे तो दिल्ली विकास में पिछड़ती चली जाएगी। बॉस, आम आदमी पार्टी पर किस तरीके से नरेंद्र मोदी हमलावर हैं, यह भी देखने लायक। लेकिन इसी बीच आज अरविंद केजरीवाल को यह भी आभास हो गया कि 4 दिन में यमुना के पानी पर बहुत सियासत हो गई, अब इसे खत्म करते हैं। तो आज केजरीवाल ने कैसे जहरीली सियासत का दी एंड खुद ही किया, यह भी देखना दिलचस्प है। ये सारी बातें आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको आम आदमी पार्टी को लगे उस झटके के बारे में बताता हूं जो उसे उसी के विधायकों ने दिया। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट पड़ने और उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी के 7 मौजूदा विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन सभी 7 विधायकों ने सिर्फ विधायकी से ही रिजाइन नहीं किया, बल्कि आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले सारे विधायक वो हैं जिन्हें इस बार चुनाव में टिकट नहीं मिला। सभी ने अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा भेजा और सभी ने विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने और आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार को इस्तीफे की वजह बताया। जिन 7 विधायकों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है उनमें जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि, महरौली से विधायक नरेश यादव, पालम से विधायक भावना गौड़, त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित महरोलिया, बिजवासन से विधायक BS जून, कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल और आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार अपने 25 विधायकों का टिकट काटा था। इनमें 4 विधायकों के परिवार वालों को टिकट दिया गया। 4 टिकट कटने वाले विधायक दूसरे दलों में शामिल हो गए। 17 विधायक पूरी तरह से खाली हाथ रह गए। अब इन्हीं 17 में से 7 ने विधायकी भी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही कि इस्तीफा देने वाले विधायक बीजेपी के झांसे में आ गए। जरा आम आदमी पार्टी को सुनिए। नमस्कार। पिछले कुछ हफ्तों से मुझे भी भाजपा के लोग लगातार संपर्क कर रहे थे और लगातार कई प्रलोभन दे रहे थे, आ जाओ आपको ये बना देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। मैंने हाथ जोड़कर एक ही बात कहा, हर आदमी दल बदलू नहीं होता है, हर आदमी लालची नहीं होता है, हर आदमी बिकाऊ नहीं होता है। हमारे कुछ साथी जो आज भाजपा के इशारे पे जो हरकतें कर रहे हैं, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। आपको भी विधायक अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया था, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हालांकि आम आदमी पार्टी अब इन लोगों को बिकाऊ बता रही है, लोभ में आ गई, ये कह रही है, जो भी कह रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की दिक्कत यह है कि अब ये 7 लोग अपने अपने एरिया में बागी की तरह आम आदमी पार्टी के वोट काटने में लग जाएंगे, यानी आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ाए। तो एक तरफ केजरीवाल के कई विधायकों ने एक साथ इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया। दूसरी तरफ आज पीएम मोदी भी आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के द्वारका में एक जनसभा को संबोधित किया। कहा कि इस बार आपदा को भगाना है। मोदी ने कहा कि अब दिल्ली को भी केंद्र और राज्य की डबल इंजन वाली सरकार चाहिए, तभी काम आगे बढ़ेगा, दिल्ली आगे बढ़ेगी। सुनिए जरा। दिल वालों की दिल्ली ने ठान लिया है, आपदा वालों को भगाना है। इस बार भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनाना है। आपदा ने सबके साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही किया है। ये आपदा वाले केंद्र सरकार से लड़ते हैं, ये हरियाणा वालों से लड़ते हैं, ये यूपी वालों से लड़ते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना यहां लागू नहीं होने देते। दिल्ली में यही आपदा वाले रहे तो दिल्ली विकास में पिछड़ती चली जाएगी और बर्बाद होती जाएगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली वालों को चेतावनी दे दी
कि बॉस अगर ये आम आदमी पार्टी वाले रहे तो दिल्ली और पीछे जाएगी, तुम तय कर लो कि पीछे जाना है या आगे बढ़ना है। दिल्ली में वोटिंग से ठीक पहले जब नरेंद्र मोदी दिल्ली के वोटर्स को चेतावनी दे रहे थे, तो अब आम आदमी पार्टी के विधायक इस्तीफा दे रहे थे और इसी बीच केजरीवाल ने एक नया दांव खेल दिया। केजरीवाल दिल्ली वालों से एक नया फॉर्म भरवा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने बचत पत्र योजना लॉन्च की। इस योजना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से बचत पत्र भरवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि दिल्ली सरकार की योजनाओं की वजह से हर परिवार को हर महीने कितने रुपए की बचत हो रही। इस योजना की लॉन्चिंग पर केजरीवाल दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में गए, वहां एक परिवार का बचत पत्र भरवाया। केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली सरकार की वजह से दिल्ली के हर परिवार को 25,000 रुपए तक की बचत हो रही है और दोबारा सरकार बनने पर दिल्ली के लोगों को हर महीने 35,000 रुपए की बचत होने लगी। सुनिए एक बार केजरीवाल। आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के मिडिल क्लास को और गरीब तबके को जो जो सुविधाएं दे रही है, उन सुविधाओं से उन परिवारों का, हर परिवार का हर महीने लगभग 25,000 रुपये महीने का फ़ायदा हो रहा है। और जो नई सुविधाओं की घोषणा की गई है, उन नई सुविधाओं से लगभग 10,000 रुपये महीने का फ़ायदा होगा। तो झाड़ू का बटन दबाने से 35,000 रुपये महीने बचेंगे और कमल का बटन दबाने से 25,000 वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, 10,000 वाली कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये बचत पत्र भरवाने से क्या हो जाएगा। भाई बचत पत्र भरवाने से वोटर को आप एक तरीके से दिमाग में ये फिट कर रहे हैं वोटिंग से पहले कि देखो तुमको क्या क्या मिल रहा है या क्या क्या मिल सकता है। आज ही केजरीवाल ने एक और काम किया। केजरीवाल ने यमुना के जहर वाली पॉलिटिक्स जो शुरू हुई थी, आज उस पर खुद ही मिट्टी डालने की कोशिश की। केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि अब यमुना के पानी में कोई जहर नहीं आ रहा। केजरीवाल ने कहा कि अब यमुना के पानी में अमोनिया का लेवल 2.1 ppm हो गया है और दिल्ली के सारे वाटर प्लांट काम कर रहे हैं। सुनिए। आप खुद ही सोचिए, इसका मतलब साजिश थी, हमने संघर्ष किया। तो दिल्ली के लोगों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आपका संघर्ष रंग लाया। 15 जनवरी को 3.2 था, उसके बाद इन्होंने बदमाशी करके बढ़ा के 26 जनवरी तक 7 ppm पहुंचा दिया। जब मैंने आपने दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 ppm से घट के आज 2.1 आ गया। तो अब दिल्ली के सारे अभी फ़िलहाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम शोर नहीं बचाते, संघर्ष नहीं करते, तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा होता। कितनी बड़ी वाटर क्राइसिस पैदा हो जाती। और ये कहते हैं कि ये शोर मचाते, केजरीवाल से पानी नहीं दिया जा रहा, केजरीवाल से। बेसिकली हमें बदनाम करने के लिए ये एक बहुत गंदी और गहरी साजिश रची गई थी। यानी केजरीवाल ने यमुना के पानी पर सियासत को ठंडा करने की कोशिश की। अभी कल तक जो केजरीवाल कह रहे थे कि यमुना के पानी में जहर है, वो आज कह रहे हैं कि यमुना का पानी अब निर्मल हो गया। शायद केजरीवाल को लगा होगा कि इसको लेकर जितना माइलेज लिया जा सकता था वो मिल चुका। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद अपने बयान में बता दिया कि उनको डर था कि अगर भाई ये जैसे जैसे अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं करेंगे, तो कई इलाकों में पानी आना बंद हो जाएगा। अब वोटिंग के ठीक पहले पानी नहीं आएगा तो भाई गाली किसको पड़ेगी? दिल्ली सरकार को पड़ेगी। वोटर कहेगा इनको वोट देके क्या फायदा। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही हंगामा कर दिया कि भाई पीपीएम लेवल कम हो जाए, प्लांट चले, पानी चलता रहे और वोट मिलता रहे। केजरीवाल यमुना के पानी में अमोनिया का लेवल कम होने पर अपनी पीठ थपथपाने से भी नहीं चूके। दावा किया कि उन्होंने दिल्ली को बहुत बड़े पानी के संकट से बचा लिया। यमुना के पानी पर केजरीवाल की चुनाव आयोग से भी ठन गई। चुनाव आयोग ने कल केजरीवाल से यमुना के पानी में जहर वाले बयान को लेकर 5 सवाल पूछे। आज इसका जवाब देने के लिए केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। उनके साथ सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान थे। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को 6 पन्ने की चिट्ठी में जवाब क्या दिया। चिट्ठी के साथ साथ केजरीवाल यमुना के पानी की 3 बोतलें भी लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और चुनाव आयोग को एक बार फिर चैलेंज देकर आए कि अगर तीनों चुनाव आयुक्त यमुना का पानी पीकर दिखा दें तो वो जेल जाने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग ने यमुना के पानी की बोतलें तो नहीं ली, लेकिन केजरीवाल के 6 पन्नों का जवाब एक्सेप्ट कर लिया। केजरीवाल ने लेटर में उन 5 सवालों का स्पेसिफिक जवाब दिया है जो चुनाव आयोग ने पूछे थे और इसका आधार दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ के उस लेटर को बनाया गया जो 27 जनवरी को जारी हुआ था, जिसमें यमुना नदी में अमोनिया की बात कही गई।
चुनाव आयोग ने क्या पूछा और केजरीवाल ने क्या जवाब दिया, अब आपको यह बताता हूं। चुनाव आयोग ने पहला सवाल पूछा था कि किस प्रकार का जहर यमुना के पानी में मिक्स था। केजरीवाल ने एक शब्द में जवाब दिया, अमोनिया। चुनाव आयोग ने दूसरा सवाल पूछा था कि यमुना के पानी में जहर मिलाने के सबूत क्या है। केजरीवाल ने जवाब दिया कि 27 जनवरी की दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की चिट्ठी में अमोनिया की मात्रा बढ़ी हुई बताई गई। चुनाव आयोग ने तीसरा सवाल पूछा था कि जहर कहां पाया गया था। केजरीवाल ने जवाब दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की चिट्ठी के आधार पर। दरअसल जल बोर्ड ने 27 जनवरी को सीएम आतिशी को लिखे लेटर में वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अमोनिया की मात्रा ज्यादा बताई। चुनाव आयोग का चौथा सवाल था कि किन इंजीनियर्स ने इसको पहचाना। केजरीवाल ने जवाब दिया कि दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ और बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने पहचाना। चुनाव आयोग ने पांचवा सवाल पूछा कि जहरीले पानी को दिल्ली में प्रवेश करने से कैसे रोका गया। केजरीवाल ने जवाब दिया कि इसकी मेथोडोलॉजी दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ और अधिकारियों से कंफर्म कर लीजिए, पूछ लीजिए उनसे। चुनाव आयोग को जवाब देकर लौटने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने अब इस मामले की पूरी जांच करवाने का आश्वासन दिया। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात की। हम लोग चुनाव आयोग के साथ उस मुलाकात में थे। केजरीवाल साहब ने एक एक चीज सिलसिलेवार बताया कि किस तरह से दिल्ली में जहरीले पानी भेजने की साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सिलसिलेवार एक एक घटनाक्रम बताया, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि वो पूरे मामले की जांच कराएंगे, पूरे तथ्यों की जांच कराएंगे और सारे मामलों की जांच कराने के बाद वो किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। धन्यवाद। यानी यमुना वाली पॉलिटिक्स तो खत्म हो गई लगती है, लेकिन अभी भी वोटिंग में 4 दिन बचे हैं, इसलिए नए मुद्दे का स्पेस बना हुआ है। और केजरीवाल के विधायक जिस तरह सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं, उसमें आगे नए नए ट्विस्ट आ सकते हैं। इसलिए वोटिंग से ठीक पहले के ये 3-4 दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले। पाठशाला में अब अगली क्लास, महाकुंभ में दूसरी भगदड़ का सच क्या है। सीएम योगी के अधिकारी ही योगी की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं क्या? शंकराचार्य ने सीएम योगी का इस्तीफा मांगा तो किस किस ने मोर्चा खोल दिया। महाकुंभ से वो ग्राउंड रिपोर्ट जो सारा सच सामने रख देगी, अब उसका क्या। कल पाठशाला में हमने आपको बताया था कि महाकुंभ में भगदड़ वाला जो हादसा हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन के सामने कई चैलेंजेस आ गए। पहला चैलेंज तो यह था कि जो घटना हुई उससे उबर कर आगे क्या किया जाए। इस चैलेंज से तो सीएम योगी ने पार पा लिया और 2 दिन से संगम स्नान बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। वीआईपी कल्चर पर पूरा बैन लगा हुआ है, पाल्टून पुल खोल दिए गए हैं, सतर्कता बढ़ गई है। यानी कुल मिलाकर इस मामले में हाई लेवल की अलर्टनेस दिखी कि कहीं कोई छोटी से छोटी भूल ना हो, घटना ना हो। लेकिन बाकी जो चैलेंजेस हैं उसमें अभी काम बचा हुआ है और इसमें एक बड़ी परेशानी उन लोगों की है जिनके अपने बिछड़ गए। इन लोगों को अपने बिछड़े हुए लोगों से मिलवाना, जो लापता है उन्हें ढूंढना, यह काम युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से महाकुंभ में बने खोया पाया केंद्रों पर लापता परिजनों की तलाश के लिए लोगों की लाइन लगी हुई। इसके अलावा महाकुंभ को लेकर एक और बात पिछले 24 घंटे से बहुत चर्चा में है कि क्या कोई दूसरी भगदड़ भी हुई थी मौनी अमावस्या के दिन, क्योंकि अब तक हम लोग आधिकारिक तौर पर भगदड़ की सिर्फ एक घटना के बारे में जानते हैं, जो संगम नोज पर हुई थी, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कोई दूसरी भगदड़ भी उसी दिन हुई थी, जिसकी बात कहीं नहीं हो रही। ना तो प्रशासन के अधिकारी इसकी पुष्टि कर रहे हैं, ना ही कोई खंडन कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो इसके बारे में खुलकर अधिकारियों को बताना चाहिए, या फिर साफ साफ यही कह दें कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में कोई अधिकारी अगर ऐसी किसी घटना को छुपाना भी चाहेगा तो छुपा नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल ये खुलकर सामने आ ही जाएगी। दूसरी भगदड़ के बारे में जिस तरह की बातें चल रही हैं, उससे प्रशासन और अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि क्या ये अधिकारी ही मुख्यमंत्री योगी के सारे किए कराए पर पानी फेर रहे हैं क्या? क्योंकि योगी ने तो पूरी ताकत लगा दी कुंभ का आयोजन शानदार तरीके से करवाने में। चाहे सारे संसाधन देने की बात हो, पैसा खर्चने की बात हो, खुद जाकर जमीन पर मेहनत करने की बात हो, योगी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। जमकर मेहनत की, मेहनत दिखी भी। 28 करोड़ लोगों ने स्नान किया, सही सलामत वापस गए, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जब भगदड़ हुई और भगदड़ के बाद जो स्थितियां बनी, उसमें अधिकारियों ने योगी की सारी मेहनत पर पानी फेरने वाला काम किया। आज उन अधिकारियों के बारे में भी आपको बताऊंगा जिन पर महाकुंभ को अच्छे तरीके से आयोजित करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये वो अधिकारी हैं जिन पर पहले से कई दाग लगे हुए। तो इन अधिकारियों को महाकुंभ जैसे महत्वपूर्ण आयोजन की जिम्मेदारी मिल कैसे गई?
क्या ये अधिकारी ही सीएम योगी को अंधेरे में रख रहे हैं? आपको आज ये सब बातें बताऊं, लेकिन पहले देखिए कि किस तरह से महाकुंभ में लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। मैं 2 दिन से सर परेशान हूँ। ये फोटो माँ का सर 29 तारीख को 2 बजे कोई मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करवाया। हर एक हॉस्पिटल में हमने देख लिया बट वो कहीं भी नहीं मिल रहा। हमने बहुत कोशिश भी की लोगों से मदद मांगने की, बट कुछ पता ही नहीं चल रहा। खाली बोल रहे कि पता चलेगा तो बोलेंगे, पता चलेगा तो बोलेंगे। कितना दिन तक होगा? पेशेंट थे उन सब से उनको देखे, उनके बाद जो है कि लिस्ट हमने चेक किया, कुछ पता नहीं चला। बंगाल से आए हैं। मेरी मम्मी 29 तारीख को आई थी, वहाँ से मेरी मम्मी आज 3 दिन हो गई लापता है, मिल ही नहीं रही है। यही दर्द इस समय महाकुंभ में कई लोगों का है। वो अपने खोए हुए परिजनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। महाकुंभ में देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं। मौनी अमावस्या वाले दिन भी करोड़ों लोग महाकुंभ आए थे। भगदड़ के बाद प्रशासन ने मृतकों की संख्या तो बता दी, घायलों के बारे में भी बताया, लेकिन लापता लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कोई बिहार से है, कोई उड़ीसा से है, कोई बंगाल से है, कोई नेपाल से है, जो अपने खोए परिजनों की तलाश में दिन रात एक किए हुए, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लग रही। खोया पाया केंद्र पर लोग फोटो लेकर बार बार पूछ रहे हैं कि इनके बारे में पता चला क्या? ये देखिए मेरे पिताजी, इनके बारे में पता चला? ये मेरी मां मिली क्या? लेकिन यहां जवाब यही मिलता है कि जब मिलेंगे तो बता दिया जाएगा। भगदड़ के बाद का आज तीसरा दिन है और अब लोगों की उम्मीद कम होती जा रही है। खोया पाया केंद्र से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको लापता लोगों के परिजनों के दर्द के बारे में बताऊं। अपनों की तलाश में अपनों को खोजते हुए लोग लगातार खोया पाया केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रही है। सवाल इसलिए क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। और यही नहीं, न सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है बल्कि इनसे कोई ठीक ढंग से, बेहतर ढंग से बात करने वाला तक नहीं है। क्या नाम है? मंगल गाइन, उड़ीसा से आया, नवरंगपुर जिला। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत है, मेरा माँ गोल हो गया, इन लोग की पूछोगे का हम लोग का यहाँ पर तुम्हारा माँ के जगह बैठे हम लोग नहीं, गोल तो हो गया, थोड़ा कोशिश करो कि हाँ तुम जाओ वहाँ पर जाओ, वहाँ से वहाँ पर जाओ। सर मेरी दीदी है, मैं 2 दिन से सर परेशान हूँ। ये फोटो माँ का सर 29 तारीख को 2 बजे कोई मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी करवाया। रजिस्ट्रेशन कराया? आज मैं दूसरा दिन यहाँ पे आया हूँ। दूसरा दिन मैं सेक्टर 8 में ठहरा हुआ। संगम में 190 में 190 पिलर। हाँ पिलर पे। उसके बाद से कोई नहीं, 4 भाई को ढूंढ रहा हूँ, 4 भाई 2-3 दिन ढूंढ रहा हूँ। 3 दिन तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, कल रजिस्ट्रेशन करा फोटो अगर लेके। 144 साल बाद हो रहे महाकुंभ में स्नान करने के लिए लोग अपने पूरे परिवार के साथ आए। आजमगढ़ से भी ऐसा ही एक परिवार महाकुंभ में आया था। इस परिवार में 10 लोग। भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई, 4 लोग अभी भी लापता हैं। सोचिए इस परिवार पर क्या गुजर रही हो। सोचिए जरा एक बार, महसूस कीजिए आपका कोई अपना खो जाए इस भीड़ में और ना मिले तो क्या बीतेगी। देखिए लोग क्या क्या कह रहे हैं। हम कुवैत में थे और घर वाले जो है और मोहल्ले वाले फोन किए कि ये भगदड़ मची थी, उसमें आपकी बीवी जो है पैर के नीचे आके उसकी मौत हो गई। तब से हम बहुत परेशान थे, कैसे कैसे करके वहाँ से फिर इनसे उनसे पैसा ले करके टिकट लेके अभी आ रहे हैं। परिवार के कितने लोग गए थे कुंभ में? परिवार में हमारा सारा परिवार जा चुका था वहाँ पे, सब 10 परिवार थे, सब चले गए थे। भगदड़ के बाद किसी का भाई लापता है, किसी की बहन नहीं मिल रही, किसी के माता पिता खो गए तो किसी के दोस्त लापता हो गए। नेपाल के जनकपुर से महाकुंभ में आए एक व्यक्ति की मां भगदड़ के बाद से मिल ही नहीं रही। हर जगह वो अपनी मां को खोज रहे हैं। खोया पाया केंद्र पर भी जानकारी दी, पुलिस को भी सब बताया, लेकिन मां का पता ही नहीं चल रहा। इसी तरह से मौनी अमावस्या पर दिल्ली से एक परिवार आया था। हादसे के बाद परिवार के लोग अपने पिता को खोज रहे हैं, वो मिल नहीं रहे। इन लोगों से जो हो सकता है वो कर रहे हैं, बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो खो गए हैं वो मिल जाए। हम रहने वाले हैं जनकपुर धाम, नेपाल। हमारी मम्मी खो चुकी है। मम्मी वहाँ पर यही हुआ था, 4, सवा 4, साढ़े 4 के बीच में भगदड़ हुआ है। उसी समय हाथ मेरी मम्मी का छूट गया है, समझे कि नहीं। उसी समय हम लोग बिखर गए।
और आपकी मम्मी अभी तक मिली नहीं है, कहाँ कहाँ आप होकर आ रहे हैं उनको ढूंढते हुए? बहुत, आपको संगम घाट उधर मेला, वहाँ मेला में भी घूम कर आए हैं, पूरे सारे जगह घूम कर आए हैं, वहाँ पर भी नहीं मिला है। इसके बाद इस हॉस्पिटल में सब देख कर आए हैं, वहाँ पर भी नहीं, हाँ सुब्रानी में नहीं मिला है। और 30 के बाद में हम कंटिन्यू ढूंढ रहे हैं उनको, हर जगह पे, हर एक हॉस्पिटल में हमने देख लिया, बट वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। जितना भी यहाँ से बॉडी या फिर जितने भी पेशेंट है जो यहाँ से जाते हैं, मैंने वो हर हॉस्पिटल में देखा है, बट कहीं भी नहीं मिले वो मुझे। हमने बहुत कोशिश भी की लोगों से मदद मांगने की, बट कुछ पता ही नहीं चल रहा। पुलिस के पास गई थी आप? हमने यहाँ पे जो खोज केंद्र है वहाँ पे हमने कंप्लेन रजिस्टर करवाया है, उनका आधार कार्ड डिटेल वगैरह दिया है, मैंने अपना नंबर भी वहाँ पे रजिस्टर करवाया है। उन्होंने बोला है कि मिल जाएगा, बट कल मॉर्निंग में कराया, अभी तो कुछ पता नहीं है उसका। बट मुझे वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, ना ही मेरे फादर का कुछ नहीं दिखा मुझे। कहाँ की हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ, बट मेरे फादर के पास में जो आधार कार्ड है उसमें बिहार का एड्रेस मेंशन है। वो दिल्ली में आपके साथ रहते थे? हाँ, वो दिल्ली में ही रहते हैं, सीवन जनकपुरी में हम लोग रहते हैं। वो आए थे किसी दोस्त वगैरह के साथ में, चाचा वाचा के लड़के थे उनके साथ में, वो नहीं मिले। जब वो लोग चले गए, फोन गया कि पापा नहीं मिल रहे हैं, तो फिर मैं ट्रेन लेके वहां से आई। इसी तरह से न जाने कितने लोग जो तस्वीरें हाथ में लिए अपनों को खोज रहे हैं। करोड़ों लोगों की भीड़ में खोए इन लोगों की तलाश में प्रशासन ने प्रयास किया हुआ है, वो भी लगे हुए हैं, हर संभव मदद देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल तो ये कोशिशें नाकाफी साबित हो रही। लोग अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर जा जाकर देख रहे हैं कि क्या पता वहां कोई मिल जाए। एक रिपोर्ट वहां से भी देखी, फिर आपको बताऊंगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लापता होने के पीछे की वजह क्या है और लोग क्यों अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनों की तलाश में भटक रहे हैं और जानकारी हासिल करना चाहते हैं। और देखिए, अपने ससुर जी को ढूंढते हुए एक शख्स जो है उनकी तस्वीर लेकर इधर से उधर उनको तलाश रहे हैं, मां नहीं मिली। नहीं मिल रहे हैं, 3 दिन से मैं परेशान हूँ। और मेरे साथ में मेरे पापा हैं, छोटे पापा। हाँ, मेरे पिताजी अकेले आए थे और हम लोग जब फोटो देखे, जब देखे डेट कर गए, तब फिर हम लोग कल गाड़ी बैठे, परसों गाड़ी बैठे, कल पहुंचे। कल सुबह से दर दर भटक रहे हैं, कहीं मेरे पिताजी और बुआ जी दोनों लोग खोए हैं। करीब मैं 48 घंटे से लगातार इलाहाबाद कुंभ परिसर के हर सेक्टर में पता किया, हर खोया पाया केंद्र में इन लोगों की डिटेल भरवाई, लेकिन किसी भी केंद्र पे कोई डिटेल नहीं मिला। मेरी बहन 29/1/2025 परसों से सेक्टर नंबर 20 से पीपा पुल 16 नंबर से गायब है। मेरी माता 29 तारीख को रात को जो भगदड़ हुआ था उसमें खो गई थी। तीन दिन हो गया हम लोगों को खोजते हुए, फिर भी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। लापता लोगों की संख्या तो अभी नहीं पता चली है, लेकिन इससे सवाल जरूर खड़ा हो रहा है, क्योंकि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ हुई, महाकुंभ में एक भगदड़ हुई, इसके बारे में दुनिया जानती है। सरकार की भी इसके बारे में जानकारी दे रही है, लोगों की मौत और घायलों के बारे में बताया गया। लेकिन क्या मौनी अमावस्या को कहीं और भी भगदड़ हुई? इस सवाल का जवाब प्रशासन भी नहीं दे पा रहा, जबकि सोशल मीडिया से लेकर प्रयागराज में स्थानीय लोग तक इसकी बात कर रहे हैं। वीडियोज वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर है तानिया मित्तल, जो मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में थी। तानिया मित्तल ने अपने अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया, दावा किया है कि एक और भगदड़ हुई थी। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक दुकान के बाहर भयंकर भीड़ है, लोग बदहवास दिख रहे हैं। तानिया दावा कर रही है कि संगम से करीब 2 किलोमीटर दूर झूसी के पास भगदड़ की दूसरी घटना हुई थी। हालांकि इस वीडियो में भगदड़ तो नहीं दिख रही, लेकिन परेशान लोग जरूर दिख रहे हैं। यह भी साफ नहीं हो रहा है कि वीडियो किस समय का है, जबकि दावा किया जा रहा है कि दूसरी भगदड़ 29 जनवरी को सुबह 5 बजे के करीब हुई थी। सुनिए एक बार फिर दूसरी भगदड़ पर एक और वायरल वीडियो के या वायरल दावे के बारे में बात करेंगे। कल रात को प्रयाग में एक स्टैम्पेड हुआ। आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी। हम लोग एक हाई पॉइंट पे थे जब अचानक बहुत लोगों के चिल्लाने की, बच्चों की, औरतों की आवाज़ें आने लगी। मेरे साथ कुछ फोर्स थी और मेरी टीम थी, एंड हमने डिसाइड किया कि हम जाके एटलीस्ट बच्चों को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आएंगे अपने रूम्स पे। हम नीचे पहुंचे और मैं खुद फंस गई स्टैम्पेड के बीच में। इसी तरह के और भी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में भी वही दिख रहा है, एक महिला पुलिसकर्मी भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि झूसी में हुई दूसरी भगदड़ का है, लेकिन यह वीडियो दिन का लग रहा है, जबकि दावों के मुताबिक भगदड़ सुबह 5 बजे हुई। वीडियो में दिख रही महिला पुलिसकर्मी ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग फोर्स की मांग भी की थी। सुनिए एक बार।
बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। थाने में मतलब पोस्ट लगाई है, बट उनको भी अब मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें मैं आपको वीडियो पे नहीं बता सकती। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आप पोस्ट भेज। जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उससे लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या महाकुंभ में दूसरी भगदड़ भी हुई या नहीं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सामने आए और दूध का दूध और पानी का पानी करे कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन महाकुंभ के जो डीआईजी हैं, उनका बयान इस पर और बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जब डीआईजी वैभव कृष्णा को दूसरी भगदड़ के दावों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं, जो वीडियो दिखाई जा रही है उसकी जांच करवाई जाएगी। डीआईजी वैभव कृष्ण ने आगे कहा कि किसी ने भी इस मामले को लेकर पुलिस से संपर्क नहीं किया। महाकुंभ में 7 से 8 करोड़ लोग आए हैं। किसी के साथ अगर कुछ भी घटना होती है और पुलिस के पास उसकी सूचना होती है या पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस मौके पर पहुंचकर उसकी मदद करती है। गजब ही जवाब दे रहे हैं बॉस। लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। डीआईजी को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था। बॉस, महाकुंभ में 5000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, चप्पे चप्पे पे कैमरा है। आप देख के नहीं बता सकते कि घटना हुई थी कि नहीं हुई थी। एग्जैक्ट लोकेशन के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं कि यहां इतनी भीड़ थी, उसको चेक करने में कितना टाइम लगना है। आप वहां करोड़ों लोग डुबकी लगा ले रहे हैं, इसको गिन ले रहे हैं, और वहां घटना हुई थी या नहीं हुई थी महाकुंभ के डीआईजी को ही नहीं पता। ये वही अधिकारी हैं जो महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की गिनती का आंकड़ा कलेक्ट करते हैं। ये वही अधिकारी हैं जो कहते हैं कि महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई घटना हुई है तो इसकी जानकारी नहीं है। इसी वजह से लोग अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने महाकुंभ में चप्पे चप्पे की नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। पुलिस के अधिकारी महाकुंभ में हर रोज कितने श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं इसकी गिनती का आसानी से कर ले रहे हैं। ऐसे में यह कैसे संभव है कि अगर महाकुंभ में कहीं कोई भगदड़ मची तो उसकी जानकारी पुलिस के अधिकारियों के पास ना हो, और अगर बुलडोजर की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सामान उठाया गया तो इसका पता भी पुलिस को कैसे नहीं चला। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उस पर भी पुलिस प्रशासन को बयान जारी करके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दिखाएं सीसीटीवी फुटेज की कोई भगदड़ नहीं हुई, और बताना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो फेक है। साथ ही प्रशासन को जिस वक्त भगदड़ मचने का दावा किया जा रहा है उस वक्त के सीसीटीवी वीडियो जारी कर देने चाहिए ताकि जनता भी सच्चाई जान सके। महाकुंभ में हुए हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। भगदड़ का सच सामने आ ही जाएगा, लेकिन जो सवाल मेले में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर उठ रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। विजय किरण आनंद मेला अधिकारी हैं। विजय किरण आनंद साल 2019 में भी मेला अधिकारी थे। उस कुंभ की सीएजी रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की बात सामने आई थी। इसके बावजूद उन्हें इस बार भी मेला अधिकारी बना दिया गया। वैभव कृष्ण महाकुंभ के डीआईजी 10 साल की नौकरी में 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। साल 2016 में बुलंदशहर गैंगरेप केस में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड हुए थे। साल 2020 में एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो केस की जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर सस्पेंड हुए और 13 महीने बाद बहाली हुई, और ये महाकुंभ के डीआईजी हैं। ऐसे में इन अधिकारियों की महाकुंभ में तैनाती पर भी पब्लिक सवाल उठा रही है। इसलिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या महाकुंभ में हुई भगदड़ के बहाने सीएम योगी को टारगेट करने की कोशिश हो रही है क्या अधिकारियों की वजह से सीएम योगी पर सवाल उठ रहे हैं क्या? आप देखिए किस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया। एक इंटरव्यू में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं बयान दिया कि भगदड़ में कुछ लोग घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है और उन्होंने किसी के मौत की जानकारी नहीं। उनके इस बयान के बाद शंकराचार्यों ने स्नान किया। आगे अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके साथ धोखा किया। पहले अखाड़ों ने स्नान रद्द कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान का प्रभाव रहा जिसमें उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है तो सारे अखाड़ों के साथ संत महंतों ने स्नान किया। जबकि हिंदू धर्म में यह नियम है कि जब परिवार में किसी की मौत हो जाती है, विशेष रूप से इस तरह की परिस्थितियों में, तो कोई भोजन नहीं करता। उन्होंने सीएम योगी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और महाकुंभ पर्व के रहते रहते उनसे इस्तीफे की मांग कर दी। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जो कह रहे हैं, भाई जब सुबह घटना हुई उसी वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मरने वालों की संख्या कैसे बता देते? अविमुक्तेश्वरानंद जी वीआईपी कल्चर पे भी सवाल उठा रहे हैं। भाई वही वीआईपी ट्रीटमेंट तो आपको भी मिल रहा है, पब्लिक पूछ रही है, आपने क्यों नहीं मना कर दिया कि मैं वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, वहां लोगों को दिक्कत हो रही है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि क्या सीएम योगी को भी टारगेट किया जा रहा है। खैर, प्रशासन को भी मुस्तैदी रखनी चाहिए, सीएम योगी को भी अपने अधिकारियों को टाइट करना चाहिए, और जो लोगों के कष्ट हैं, चाहे कोई गुम हो गया है, कोई पीड़ित है, दूसरी घटना हुई नहीं हुई, इस सब का सच बाहर आना चाहिए।